आयुष्मान और वरदान सगे भाई थे। आयुष्मान की शादी स्वरा से हो चुकी थी और उनकी शादी को 10 वर्ष बीत चुके थे। स्वरा ने अपने अच्छे व्यवहार से पूरे घर में अपनी एक अलग जगह बना ली थी और सब उससे बहुत संतुष्ट थे। वरदान की अभी शादी नहीं हुई थी। आयुष्मान और वरदान के पिताजी का एक बहुत बड़ा कारोबार था जिसमें दोनों भाई अपने पिताजी के साथ काम करते थे। अच्छा खासा धनी संपन्न परिवार था। दोनों भाइयों में भी बहुत प्रेम मोहब्बत थी। स्वरा ने भी पूरे घर को अच्छे से संभाल रखा था। घर में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी। जिसे जो चाहिए था सब मिल जाता था। बस पैसों का सारा हिसाब किताब आयुष्मान और वरदान के पिताजी रखते थे और घर का सारा खर्चा भी वही चलाते थे। प्यार मोहब्बत और आपसी सामंजस्य से सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था। सास ससुर भी बहुत खुश थे अपने इस छोटे सुखी परिवार से और कामना करते थे कि वरदान के लिए भी स्वरा जैसी समझदार लड़की आ जाए तो हमारे घर में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। सब लोग हमेशा ऐसे ही हंसी खुशी रहेंगे और भाइयों में हमेशा प्रेम व्यवहार बना रहेगा। अब वरदान के शादी की उम्र हो चुकी थी और वरदान के लिए वरदान के माता पिता लड़कियां देख रहे थे। इसी बीच दुर्वा का रिश्ता वरदान के लिए आया। दुर्वा हर तरह से वरदान के माता पिता को वरदान के योग्य लगी और अपनी बहू के लिए उन्हें दुर्वा जैसी लड़की ही चाहिए थी जो कि पढ़ी लिखी भी हो, होशियार भी हो और घर के कामकाज में भी तेज हो। और दुर्वा को जितना वह लोग समझ पाए थे दुर्वा बिल्कुल वैसी ही थी। बस पैसों के मामले में दुर्वा का परिवार वरदान के परिवार से बहुत ज़्यादा कमतर था। जल्दी ही वरदान और दुर्वा की शादी कर दी गई। दुर्वा के घर आने के बाद सब कुछ ठीक रहा और वरदान के माता पिता अब बहुत खुश थे कि चलो उनका परिवार भी पूरा हो गया और दोनों बहुएं उन्हें अच्छी मिल गईं। दुर्वा की शादी को करीब 1 महीना हो चुका था। सब कुछ अच्छा चल रहा था लेकिन अब घर में कुछ अजीब अजीब सी चीज़ें होने लगी थी। जैसे अगर रसोई घर में फल रखे होते थे जो कि सबके खाने के लिए होते थे तो उनमें से आधे से अधिक फल गायब हो जाते थे। अगर घर में कोई खास मिठाई बनाई गई है या मंगाई गई है तो एकाएक वह किचन से गायब हो जाती थी और डब्बा खाली हो जाता था, जबकि घर में खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। दुर्वा के आने से पहले यह सब कुछ नहीं होता था। सब लोग हैरान थे कि रसोई घर से चीज़ें क्यों गायब हो रही हैं, जबकि यहाँ कोई रोक टोक नहीं है। जिसे जो खाना है, जितना खाना है वह खा सकता है, लेकिन कोई किसी से क्या कहता। इतनी छोटी मोटी बातें थी, इसलिए स्वरा और उसकी सासू माँ इसे अवॉइड कर रही थी। घर में महिलाओं के नाम पर यही 3 तो थीं जो किचन संभालती थी और अब किचन से चीज़ें गायब हो रही थी। लेकिन यह सब घटनाएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। अब तो फ्रिज से दूध दही भी गायब होने लगा था। अगर सुबह 2 लीटर दूध फ्रिज में रखा गया है तो थोड़ी देर में वहाँ 1 कप दूध बचा रहता था। बाकी का सारा दूध पता नहीं कहाँ चला जाता था। पर कोई क्या करता इन सब छोटी मोटी बातों के लिए। लेकिन अब कभी कभी छोटे मोटे गहने जिन्हें खोलकर ड्रेसिंग टेबल पर रख दिए जाते थे वह भी गायब होने लगे थे, जो कि चिंता का विषय था। इसलिए अब स्वरा और उसकी सासू माँ अपने गहनों का बहुत ध्यान रखती थी और उन्हें खोलकर इधर उधर नहीं रखती थी, बल्कि अपनी अलमारी में ही रखती थी ताकि वह सुरक्षित रहे। और यह सारी बातें थोड़ी बहुत स्वरा और उसकी सासू माँ को अखरने लगी थी। दुर्वा इन सब बातों पर कुछ नहीं बोलती थी, वह तो खुद नई नई गई थी। लेकिन सासू माँ और स्वरा को सब समझ में आ रहा था कि जो काम आज तक नहीं हुआ वह अब क्यों हो रहा है। शायद दुर्वा ने अपनी ज़िंदगी में कभी अच्छा खाया पिया ना हो, इसलिए वह ऐसी हरकतें कर रही है। क्योंकि फाइनेंशियली उसके मायके वाले हमसे कहीं नीचे हैं, तो हो सकता है उसने अपने मायके में ज़्यादा सब कुछ देखा नहीं होगा। खैर, दुर्वा की सासू माँ ने घर में फल सब्जी दूध वगैरह ज़्यादा लाने शुरू कर दिए थे ताकि किसी को कोई कमी ना पड़े। लेकिन फिर भी यह सब हरकतें हो ही रही थी, जिसकी वजह से स्वरा और सासू माँ दोनों बहुत परेशान थी और दोनों ही अपने अपने पतियों से इस बारे में डिस्कस करती थी। पर उन लोगों का कहना होता था यह घर के मसले हैं, तुम लोग देखो, अब हम इनमें क्या ही बोले। स्वरा और उसकी सासू माँ भी इस बारे में आपस में बात करती थी और दोनों का यही कहना था कि यह सब कुछ दुर्वा के आने के बाद से ही शुरू हुआ है। पर कोई मुंह खोलकर कैसे दुर्वा को कुछ बोल देता। दिन ऐसे ही बीत रहे थे। लेकिन अब आयुष्मान और वरदान के पिताजी ने दुकान के हिसाब में गौर करना शुरू किया कि दुकान के हिसाब में कुछ गड़बड़ी की जा रही है। जिस तरह से माल बिक रहा है उस तरह से मुनाफा नहीं आ रहा, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो रही है। पहले जितना मुनाफा होता था
अभी उससे काफ़ी कम मुनाफा होता जा रहा है, जबकि माल बिकने में कोई कमी नहीं है। उन्हें शक हुआ कि हो ना हो दुकान का कोई स्टाफ बेईमानी कर रहा है और इसके लिए उन्होंने अच्छे से जांच पड़ताल की, लेकिन दुकान के सारे स्टाफ उसमें निर्दोष साबित हो गए। किसी ने कोई बेईमानी नहीं की थी, लेकिन दुकानदार में लगातार घाटा हो रहा था और बिजनेस में घाटा कोई नहीं बर्दाश्त कर सकता, वरना बिजनेस डूब जाएगा। इसलिए इस मामले में वरदान के पिताजी अब सख्त हो गए थे और वह सारा कुछ हिसाब का बहुत ध्यान रखने लगे थे। लेकिन फिर भी कभी कभी बीच में कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो ही जाती थी और इसी मामले में वह अपनी पत्नी से डिस्कस कर रहे थे। उनकी पत्नी ने भी बोल दिया, घर में भी आजकल बहुत गड़बड़ियां हो रही हैं, पता नहीं यह सब क्या हो रहा है। अब दोनों पति पत्नी को लगने लगा कि पहले तो यह घर ठीक था, जब से दुर्वा आई है इस घर में और बिजनेस में इतना कुछ हो रहा है। लेकिन दुर्वा तो घर में रहती है पर दुकान में तो नहीं जाती। लेकिन फिर भी उन्होंने सोचा कि पति अपनी पत्नी की ही तो सुनेगा। शायद शादी के बाद पति पत्नी एक ही हो जाते हैं। पता नहीं दुर्वा वरदान को क्या क्या सिखाती हो। अब दुर्वा के सास ससुर को लगने लगा था कि उन्होंने एक बहुत गलत लड़की को अपने घर की बहू बना लिया। वह धीरे धीरे उनका पूरा घर परिवार और बिजनेस बर्बाद कर देगी। पर वह क्या करते, सीधा सीधा दुर्वा के ऊपर कोई इल्ज़ाम कैसे लगा सकते थे। इसी बीच दुर्वा गर्भवती हो चुकी थी, जिसकी वजह से घर में सब बहुत खुश थे। थोड़ी थोड़ी बेईमानी तो घर में अभी भी हो रही थी, लेकिन अब इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था, क्योंकि सारा हिसाब किताब तो वरदान और आयुष्मान के पिताजी खुद रखते थे। दुकान में काफ़ी वक्त से अब कोई गड़बड़ी नहीं हो पा रही थी और वरदान और आयुष्मान के पिताजी को लगने लगा था कि उन्होंने सब कुछ संभाल लिया है। दुर्वा का 6वां महीना चल रहा था कि एक दिन दुकान में बहुत बड़ा घपला हो गया। करीब करीब 50 लाख रुपयों की हेर फेर हो गई, जिससे सब लोग बहुत परेशान हो गए। बहुत कोशिश की गई, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था। रातों रात करीब 50 लाख रुपए का माल दुकान से गायब कर दिया गया था और शायद उसे किसी को बेच भी दिया गया था। सीसीटीवी में भी कोई कैप्चर नहीं हुआ था, क्योंकि सीसीटीवी बंद कर दिया गया था। अब तो घर में बहुत बड़ा हंगामा मचा, क्योंकि इस बात का तो पक्का यकीन हो गया था कि सीसीटीवी तो घर का कोई आदमी ही बंद कर सकता है और रात में दुकान खोलकर घर का कोई आदमी ही आसानी से दुकान में घुस सकता है, क्योंकि दुकान का कोई ताला नहीं तोड़ा गया था। और अब तो सास ससुर ने सीधा सीधा सारा इल्ज़ाम वरदान और दुर्वा के ऊपर लगा दिया और बोल दिया, आज तक इस घर और दुकान में कभी कोई गड़बड़ी नहीं हुई थी, लेकिन जब से दुर्वा इस घर की बहू बनकर आई है, घर में छोटी मोटी चीज़ें गायब हो रही हैं, जिसकी कि हम गिनती भी नहीं लगाते। और हमने सोचा चलो वक्त के साथ खुद ही सबको समझ में आ जाएगा, इन सब बातों के लिए क्या बवाल मचाना। लेकिन दुकान में काफ़ी बड़ी गड़बड़ी हुई, उसे भी हमने संभाल लिया, लेकिन अब तो पानी सर के ऊपर जा चुका है। 50 लाख रुपए कोई मामूली रकम नहीं होती, इतनी बड़ी चोरी हो चुकी है दुकान में, और यह सब कुछ वरदान के अलावा कोई नहीं कर सकता। आज तक कुछ भी गड़बड़ नहीं हुआ था, तो दुर्वा के आने के बाद इतनी गड़बड़ियाँ कैसे होने लगी। वरदान और दुर्वा अपने ऊपर लगे इल्ज़ाम को सिरे से नकार रहे थे और बोल रहे थे, यह सब गलत बात है, बिना किसी सबूत के आप हमारे ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम कैसे लगा सकते हैं। हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। लेकिन कोई भी उनकी बात मानने को तैयार नहीं था। बहुत बड़ा घाटा हो चुका था और इस तरह से बिजनेस कुछ ही दिनों में डूब जाता। इतना बड़ा नुकसान अब वरदान के पिताजी सहन करने को तैयार नहीं थे और उन्हें समझ में आ गया था कि वरदान और दुर्वा इस घर और दुकान का हिस्सा रहेंगे तो उनकी बर्बादी निश्चित है। और उन्होंने साफ बोल दिया, तुम दोनों अभी और इसी वक्त यह घर छोड़कर जा सकते हो। मैं तुम्हें अपने घर और बिजनेस से बेदखल करता हूँ। इस पर वरदान और दुर्वा हैरान हो गए और बोले, यह आप क्या बोल रहे हैं? इस घर और बिजनेस पर हमारा भी पूरा हक है। पापा, आप इस तरह से एक गलत इल्ज़ाम पर हमें घर से कैसे निकाल सकते हैं? और बिना किसी सबूत के आप क्या कैसे बोल रहे हैं कि यह सब कुछ हमने किया है? वरदान के पापा ने बोला, मुझे यह सब कुछ नहीं पता। अपना सामान उठाओ और निकलो मेरे घर से। कोई हक नहीं है तुम्हारा मेरे घर और बिजनेस पर। यह कोई पुश्तैनी ज़मीन जायदाद नहीं है। अपनी मेहनत के दम पर मैंने इसे खड़ा किया है। और रही बात हक और हिस्से की, तो तुमने अपना इतना बड़ा घोटाला कर लिया है कि देखा जाए तो तुमने अपना हिस्सा ले ही लिया है। अब और कौन सा हिस्सा तुम्हें चाहिए? मुझे बहुत अच्छे से पता है, इतने दिनों से जो छोटे मोटे घोटाले हो रहे हैं और अब इतना बड़ा घोटाला। तुम्हारे पास रुपए पैसों की कोई कमी नहीं होगी। आराम से अपनी पत्नी को लेकर कहीं भी रह लोगे। लेकिन अब मैं अपना और नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। चुपचाप निकलो मेरे घर से, वरना अगर मैंने पुलिस कंप्लेंट कर दी ना तो जेल जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा,
क्योंकि पुलिस वाले तो असली गुनहगार को खोज ही निकालेंगे। दूरवा ने वरदान से कहा, बस करो वरदान, कोई बहस करने की ज़रूरत नहीं। इतना बड़ा इल्ज़ाम तो लगा ही दिया है मेरे और तुम्हारे ऊपर कि मैं घर के फल सब्जियां और दूध चोरी करती हूँ और उसे अकेले खाती पीती हूँ, और तुम दुकान में पैसों की चोरी करते हो। अब और अपमान मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। चलो चुपचाप यहाँ से, मुझे भी अब इस घर में नहीं रहना, क्योंकि मेरे लिए भी मेरा आत्मसम्मान मायने रखता है। दूरवा गर्भवती थी, जिसकी वजह से दूरवा की सासू माँ को बहुत तकलीफ़ हो रही थी कि ऐसी हालत में उनके बेटे बहू को घर से निकाला जा रहा है, पर वह कुछ भी नहीं कर पा रही थी क्योंकि उनके पति कुछ भी सुनने को तैयार ही नहीं थे। और उनका बोलना था कि वह खुद गर्भवती है, उसे तो अच्छी अच्छी बातें सोचनी और करनी चाहिए, पर वह खुद भी चोरियाँ कर रही है और पति को भी चोरियाँ करना सिखा रही है। सोचो उसके होने वाले बच्चे पर क्या असर पड़ रहा होगा। दूरवा के बर्दाश्त के बाहर हो चुका था और वह बिना कुछ बोले घर से बाहर निकल गई। सासू माँ उसके पीछे पीछे गई और उससे बोला, तुम अपना ख्याल रखना, ज़्यादा सोचना मत, तुम अभी गर्भवती हो, वरना बच्चे पर असर पड़ेगा। इस पर दूरवा ने बोला, जो असर पड़ना था पड़ ही रहा होगा। इतने बड़े बड़े इल्ज़ाम जो लगा दिए मेरे ऊपर, वह भी बिना किसी सबूत के। चलिए, मैं तो दूसरे घर से आई हूँ, वरदान को तो आपने जन्म दिया है ना, आपको लगता है कि वरदान ऐसा कर सकते हैं? दूरवा की सासू माँ कुछ नहीं बोल पाई, क्योंकि वह दूरवा के ऊपर तो भरोसा नहीं कर सकती थी, पर वरदान के ऊपर उन्हें बिल्कुल भी शक नहीं था कि वह ऐसी कोई बेईमानी कर सकता है। पर वह क्या करती, ऐसा हो चुका था। दूरवा की सासू माँ ने दूरवा के हाथ में कुछ पैसे रखने चाहे ताकि उन्हें ज़्यादा कुछ दिक्कत ना हो, और उससे बोला, घबराना मत, धीरे धीरे मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। तुम्हारे पापा जी का गुस्सा थोड़ा शांत होने दो और तुम लोग भी शांति से रहना। अगर गलती नहीं की है तो कुछ भी गलत नहीं होगा, हमें थोड़ा वक्त दो। दूरवा ने बोला, मुझे आपके यहाँ पैसे नहीं चाहिए, इतना बड़ा इल्ज़ाम तो लगा दिया हमारे ऊपर, अब एक और इल्ज़ाम लेकर नहीं जाऊंगी कि सासू माँ के पैसे मैंने चुरा लिए। कहकर दूरवा ने उनके दिए पैसे उनके हाथ पर वापस कर दिए। वरदान भी तब तक बाहर आ चुका था और वह दूरवा को लेकर जाने लगा। सासू माँ चुपचाप खड़े देख रही थी, वह कुछ भी नहीं कर पाई। घर में सन्नाटा पसर गया था, किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि वरदान और दूरवा ऐसा कर सकते हैं। वरदान दूरवा को लेकर एक किराए के घर में शिफ्ट हो गया। आखिर हर महीने उसे सैलरी के रूप में दुकान से पैसा तो मिलता ही था, और खर्चा उसका कुछ खास था नहीं, क्योंकि सारा खर्चा मम्मी पापा उठाते थे, इसलिए उसके पास ठीक ठाक सेविंग थी। इसलिए अभी फ़िलहाल कुछ महीनों तक कोई परेशानी नहीं होने वाली थी। तब तक वरदान कोई ना कोई काम ढूंढ ही लेता और वह अपने काम पर लग भी गया था। दूरवा भी अपना पूरा ख्याल रखती थी और अपने मन में नेगेटिव बातें नहीं आने देती थी। वरदान ने अपने लेवल पर दोबारा काम शुरू कर दिया था और फिलहाल वह सिर्फ माल लेकर उसे दूसरी जगह सप्लाई करता था और बीच की दलाली का पैसा कमाता था, क्योंकि उसके पास दुकान नहीं थी लेकिन जानकारी पूरी थी। अच्छे पैसे कमा लेता था वरदान बिना किसी दुकान के, क्योंकि बिजनेस का अच्छा आइडिया हो चुका था उसे इतने दिनों काम करके। आयुष्मान और उसके पिताजी वरदान को देखते थे कि वह और दूरवा मज़े की ज़िंदगी जी रहे हैं, कोई कमी नहीं उन्हें, तो वह लोग आपस में बोलते भी थे, इतना बड़ा माल हड़प कर ले गया है और इतने दिनों से बेईमानी भी कर रहा था, अच्छा खासा पैसा जमा कर लिया होगा और अब उन्हीं पैसों से अच्छी कमाई कर रहा है। देख लो कितना बेईमान निकला वरदान। अब वरदान को किसी से कोई मतलब नहीं था, वह अपने में खुश था और बहुत अच्छे पैसे कमा रहा था। उसे ना दुकान का किराया देना पड़ता था और ना ही दुकान में दिन भर बैठना पड़ता था। उसने ऐसा दिमाग चलाया था कि उसे सिर्फ दलाली दलाली करने में अच्छा खासा कमीशन मिल जाता था, जो कि दुकान की आमदनी के बराबर ही होता था। इस तरह का काम वरदान पहली बार कर रहा था और उसे अच्छी खासी सफलता भी मिल रही थी। सारा दिमाग का खेल था। दूरवा की डिलीवरी का वक्त आ चुका था और उसने एक स्वस्थ बेटे को जन्म दिया, और वरदान ने अपनी माँ को फ़ोन किया और बोला, दूरवा अस्पताल में भर्ती है, आपका पोता आया है। वरदान की माँ हॉस्पिटल जाने के लिए निकल रही थी, पर स्वरा और आयुष्मान ने उन्हें नहीं जाने दिया, और साथ ही उनके पति ने भी। उन्होंने वरदान को फ़ोन कर दिया कि तुम जैसे चोर की औलाद के लिए कोई नहीं आने वाला। जैसे तू और तेरी बीवी चोर हैं, वैसे ही तेरी औलाद भी तो चोर ही होगी। सुनकर वरदान को बहुत ज़ोर का गुस्सा आया और उसने बोला, चोर कौन है, अब मैं बताऊंगा सबको। बहुत दिनों से चुप था, लेकिन अब और नहीं। हिम्मत कैसे हुई मेरी औलाद को ऐसा बोलने की, कहकर वरदान ने फ़ोन रख दिया। कुछ दिनों के बाद वरदान अपने घर आया, जिसे देखकर सब हैरान हो गए। वरदान ने बोला, किसी को हैरान होने की ज़रूरत नहीं, मैं यहाँ कोई रहने नहीं आया हूँ, कुछ बताने आया हूँ। कहकर उसने कुछ ऐसे सबूत अपने पिताजी को दिखाए जिससे कि साबित हो गया
कि दुकान में जो 50 लाख रुपए का गबन हुआ है वह उसके भाई आयुष्मान ने किया है। सारे कागज वरदान ने उनके सामने रख दिए, जिससे शक की कोई गुंजाइश ही नहीं रह गई थी। साथ ही साथ उस आदमी को भी वरदान सामने ले आया जिस आदमी के साथ मिलकर आयुष्मान ने दुकान से 50 लाख रुपए का माल ठिकाने लगाया था। वरदान ने बोला, देख लो पापा, धोखा किसने दिया और सजा किसे मिली। मुझे बिना किसी हिस्से बंटवारे के यहाँ से निकाल दिया गया, यह बोलकर कि मैंने अपना हिस्सा ले लिया है। अब आप खुद देख लो कि जिसने पैसे लिया आपकी संपत्ति भी उसी ने रख ली है। मुझे तो कुछ भी नहीं मिला सिवाय अपमान और बदनामी के। तो अब या तो साबित हो गया कि दुकान का कोई घोटाला मैंने नहीं किया बल्कि आपके प्यारे बेटे ने किया है। अब रही बात घर की छोटी मोटी चोरियों की, तो चलिए उसके बारे में स्वरा भाभी आप खुद ही बता दीजिए, वरना अगर मैंने उसकी जांच पड़ताल शुरू की तो उसका भी मैं दूध का दूध और पानी का पानी करते देर नहीं लगाऊंगा, क्योंकि अब मुझे सारा खेल समझ में आ रहा है। स्वरा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन जब स्वरा की सासू माँ ने तेज आवाज़ में बोला, यह सब कुछ क्या है स्वरा, मुझे सब कुछ सच सच बताओ वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो स्वरा ने बोला, मैंने और आयुष्मान ने पहले ही सोच रखा था कि जैसे ही वरदान की शादी होगी हम उसकी बीवी की आड़ में वरदान को गलत साबित करके दुकान से निकलवा देंगे, और इसके लिए हमने पहले दुर्वा को गलत साबित करना होगा। इसलिए हमने दुर्वा के आते ही घर में छोटी मोटी चोरियां करनी शुरू कर दी थी, जैसे फल दूध सब्जी वगैरह की, और फिर मौका लगने पर थोड़ी थोड़ी बड़ी चोरियां जैसे सासू माँ के गहने या अपने खुद के गहने गायब कर देना, ताकि सासू माँ को यकीन हो जाए कि यह सब कुछ दुर्वा ही कर रही है, क्योंकि मैंने तो इतने सालों में अपनी बहुत अच्छी इमेज इस घर में बना रखी थी। मुझ पर तो किसी को शक होता ही नहीं, क्योंकि मेरे रहते तो आज तक घर और दुकान में कभी कोई चोरियां हुई ही नहीं थी। और घर में अब यह सब कुछ करके हमने दुर्वा के ऊपर सबका शक पूरी तरह से कायम कर दिया। तो उसके बाद दुकान में आयुष्मान ने छोटी मोटी हरकतें करनी शुरू कर दी, जिसका शक वरदान के ऊपर जाने लगा कि शायद दुर्वा ने वरदान को सिखाया है यह सब कुछ करने के लिए। लेकिन इससे हमें कोई खास फ़ायदा नहीं हो रहा था, क्योंकि हमारा मकसद तो वरदान और दुर्वा को पूरी तरह से इस घर और प्रॉपर्टी से बेदखल करवाना था, ताकि सारा कुछ हमारे हाथ में आ जाए। और जब हमने देखा इन सब छोटी मोटी हरकतों से कुछ भी नहीं हो रहा, तो हमने कुछ बड़ा करने की सोची, और इसलिए हमने 50 लाख रुपए का घपला किया, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट था। और फिर पापा जी ने गुस्से में वरदान और दुर्वा को इस घर से और इस बिजनेस से निकाल दिया, और हम जो चाहते थे वह हो गया। सब कुछ आयुष्मान के हाथ में आ चुका था। हमने सोच लिया था कि वरदान और दुर्वा को हम कभी दोबारा इस घर और बिजनेस में वापस नहीं आने देंगे, लेकिन हमें नहीं पता था कि वरदान यहाँ से निकलने के बाद हमारे खिलाफ सबूत जमा करेगा। हमें तो लगा था वह दोनों चुपचाप अपना रास्ता नाप लेंगे, पर यह वरदान तो बड़ा तेज़ निकला। इसने इतनी खुराफाती करके सारे राज खोल दिए और सारे सबूत जमा कर लिए, जबकि हमने तो पिताजी के मन में साफ साफ भर दिया था कि इतने पैसे लेकर भागा है, इसीलिए मज़े की ज़िंदगी जी रहा है। वरदान ने बोला, अपनी मेहनत और दिमाग के बल पर मज़े की ज़िंदगी जी रहा था, आपकी तरह बेईमानी और मक्कारी करके नहीं। अब तो घर में बहुत बड़ा तमाशा हो चुका था। आयुष्मान और स्वरा को अब आयुष्मान के पिताजी उस घर में बिल्कुल भी नहीं बर्दाश्त कर पा रहे थे, और वह बोल रहे थे, चुपचाप मेरे घर से निकल जाओ वरना मैं पुलिस को बुला लूँगा। सारे सबूत तो मेरे सामने आ ही चुके हैं। जो इल्ज़ाम मैंने वरदान पर लगाया था वह इल्ज़ाम वरदान नहीं तुम्हारे ऊपर लगाना था, और वही सज़ा अब तुम्हें मिलेगी। अपना हक तुमने ले लिया है, अब अपने बीवी बच्चों को लो और निकलो मेरे घर से। आयुष्मान और स्वरा को समझ में आ चुका था कि उनका खेल उनके ऊपर उल्टा पड़ गया है, इसलिए वह लोग रोने धोने का ड्रामा करने लगे और बोलने लगे, हमसे गलती हो गई है, हमें वरदान और दुर्वा से जलन होने लगी थी, और लगने लगा था अब तक जो जगह मेरी और स्वरा की थी वह जगह कहीं वरदान और दुर्वा न ले ले, क्योंकि दोनों बहुत अच्छे स्वभाव के थे और हर काम में तेज़ थे। इसलिए उन्हें रास्ते से हटाने के लिए हमने यह घटिया चाल चली। लेकिन हमें अपनी गलती का एहसास है, हमें एक और मौका दे दीजिए। माँ तो माँ होती है। वह अपने पति को बोलने लगी कि जो कुछ हुआ सब भूल जाइए। भाइयों के बीच की दुश्मनी थी जो अब खत्म हो चुकी है। अब आप भी सब कुछ भूल जाइए और आयुष्मान और स्वरा को एक और मौका दे दीजिए। मेरा परिवार बिखरने से बच जाएगा, और मुझे पूरी उम्मीद है अब कोई भी ऐसी गलती नहीं करेगा। कहकर सासू माँ ने दुर्वा को फ़ोन लगाया और बोला, बेटा हमारी सारी गलतफहमी दूर हो चुकी है। वरदान ने हमें सारे सबूत दिखा दिए हैं। हम तुमसे अपने किए की माफ़ी मांगते हैं और तुमसे विनती करते हैं, हमारे पोते को लेकर घर वापस आ जाओ। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, पर अब हम उसे सुधारना चाहते हैं। दुर्वा ने उधर से जवाब दिया, बिल्कुल मम्मी जी, मैं घर वापस आ जाऊंगी, पर सिर्फ और सिर्फ एक शर्त पर। पहले अपने बड़े बेटे बहू को
उस घर से धक्के मारकर बाहर निकालो और उन लोगों के रहते मैं उस घर में कभी वापस नहीं आऊँगी। उस घर में या तो वह दोनों पति पत्नी रह सकते हैं या तो हम दोनों। मैं कभी नहीं भूल सकती कि आपके बड़े बेटे बहू की वजह से गर्भावस्था में मुझे घर छोड़कर निकलना पड़ा था। आप मुझसे कोई उम्मीद कैसे कर सकती हैं? अब आप लोग सोच लो कि आप किस बेटे बहू के साथ रहना चाहते हैं, अपने बड़े बेटे बहू के साथ या हमारे साथ। और हाँ, मेरी यह बात पत्थर की लकीर है, इस पर मैं कोई समझौता नहीं करूँगी, कहकर दूरवा ने फ़ोन रख दिया। स्वरा और आयुष्मान माँ की तरफ देख रहे थे और उन्होंने बोल दिया, दूरवा ने यहाँ आने से मना कर दिया है। उसकी एक ही शर्त है, तुम दोनों इस घर से जाओगे तभी वह इस घर में आएगी, वरना वह इस घर में कभी नहीं आएगी। आयुष्मान के पिताजी का भरोसा आयुष्मान और स्वरा के ऊपर से पूरी तरह से उठ चुका था और उन्होंने अपने घर और बिजनेस के लिए वरदान और दूरवा हर हाल में चाहिए थे। इसलिए उन्होंने घर में बोल दिया, मुझे इस घर में वरदान और दूरवा हर हाल में चाहिए और उन दोनों की इस घर में रहने की जो भी शर्त है, मुझे हर शर्त मंजूर है। कहकर वह स्वरा और आयुष्मान की तरफ देखने लगे और आंखों ही आंखों में उन्हें समझा दिया कि अपना बोरिया बिस्तर समेटो और निकलो मेरे घर से। आयुष्मान और स्वरा के पास अब कोई रास्ता नहीं था, उनकी माँ चाहकर भी उन्हें रोक नहीं सकती थी। काम ही उन्होंने ऐसा किया था और जब उन्हें समझ में आ गया कि अब उनकी कोई दाल नहीं गलने वाली, तो उन्होंने अपना असली रंग दिखाई दिया और जाते जाते बोल दिया, देख लेंगे आपके छोटे बेटे बहू को, उनकी सारी हेकड़ी निकाल नहीं दी ना तो नाम बदल देना। आपको और आपके छोटे बेटे बहू को बर्बाद करने के लिए अब हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आज वरदान के पिताजी को याद आ रहा था कि जब उन्होंने बेकसूर वरदान और दूरवा को घर से निकाला था तो उन्होंने बिना कोई अपशब्द बोले घर छोड़ दिया था। और आज यहाँ दोषी होने के बाद भी चोरी और सीनाजोरी दिखाई जा रही थी। आज उन्हें अपने फैसले पूरी तरह से सही लग रहा था। आखिर इतने सालों के बाद उन्होंने अपने बड़े बेटे बहू की सच्चाई जो नज़र आ चुकी थी